नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो आगामी कैबिनेट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सभी क्षेत्रों को बराबर का प्रतिनिधित्व देने की तैयारी यहां पर दानी कैबिनेट करती हुई नजर आ रही। कुछ नए विधायक कब मंत्री बनेंगे, ऐसे में पुराने विधायकों की छुट्टी हो सकती है। तो सीएम कैंप कार्यालय में विधायकों की आवाजाही बढ़ चुकी है। ऐसे में बीजेपी मंत्रियों के कामकाज की लगातार समीक्षा की जा रही है। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचते हैं, उसके बाद धामी कैबिनेट की चर्चाएं तेज हो जाती हैं। ऐसे में अब जो विधायक हैं उनका मिलने का सिलसिला भी मुख्यमंत्री से शुरू हो चुका है। तो क्षेत्रों को अब बराबर का प्रतिनिधित्व देने की तैयारी यहां पर बीजेपी कर रही है। कुछ नए विधायक हैं जो मंत्री बनाए जाएंगे। ऐसे में जो पुराने विधायक हैं उन पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पुराने विधायक की छुट्टी भी यहाँ पर हो सकती है। तो बीजेपी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी कर रही है। जिस तरीके से जिसका काम होगा उसको उसी तरीके से मंत्री पद भी मिलेंगे और उसी के काम के आधार पर उसको पार्टी से निष्कासित भी किया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुराने जो विधायक हैं जिनके कामकाज सही नहीं है उन पर अब बीजेपी की तलवार लटकते हुए नजर आ सकती है। आगे बढ़ेंगे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दो विधायकों की मुलाकात हुई। ऐसे में पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे दिल्ली पहुंचे। उमेश शर्मा का भी साथ में मौजूद रहे। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच गृह मंत्री से मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए उमेश शर्मा का भी इस दौरान मौजूद रहे और तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां गृह मंत्री से दोनों विधायक मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ये दोनों विधायकों की मुलाकात हुई। ऐसे में पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे दिल्ली पहुंचे थे और उमेश शर्मा काऊ भी उनके साथ मौजूद थे। उत्तराखंड में बीजेपी की नई टीम तैयार हो रही है। जल्द ही बीजेपी की नई टीम बनेगी, वहीं कार्यकारिणी की घोषणा भी होगी। ऐसे में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि पार्टी इसी सप्ताह आने वाले 3-4 दिनों में अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा करने जा रही है। प्रदेश संगठन की नई टीम को लेकर सभी चर्चाएं पूरी हो चुकी है। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी की टीम को लेकर फाइनल लिस्ट भी बन चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए उत्तराखंड में बीजेपी की अब नई टीम बनने की तैयारी है, वो हो रही है। ऐसे में जल्द ही कार्यकारिणी की घोषणा भी यहां पर होती हुई नजर आएगी। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जो नई टीम बननी है भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश की, वो जल्द ही बनने वाली है। इसको लेकर के सभी जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं और प्रभारी हैं, सबकी बैठक भी हो चुकी है। नाम पर विचार भी कर लिए गए हैं और केंद्रीय नेतृत्व की सहमति पर जल्द ही मुझे लगता है इसी सप्ताह प्रदेश की टीम की घोषणा कर दी जाएगी। और पंचायत चुनाव के कारण थोड़ा इसमें विलंब हुआ है। देखिए नई टीम को लेकर सभी चर्चाएं पूरी हो गई हैं। ऐसे में अब जल्द ही नई टीम की घोषणा भी हो सकती है, फाइनल लिस्ट भी अब जारी हो सकती है। देखिए पंचायत चुनाव की वजह से नई टीम का गठन नहीं हो पाया था, लेकिन अब जो चर्चाएं थी, जो नाम थे, वो अब सामने आते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है। शुभांगी, क्या कुछ जानकारी इस पर? बिल्कुल देखिए, क्योंकि भाजपा के अंदर अब लगातार कवायद जारी है कि नई कार्यकारिणी का गठन होना है और उसकी घोषणा भी इस सप्ताह हो सकती है, जिसका संदेश जो है वो देते हुए नजर आ रहा है मीडिया प्रभारी जो है उत्तराखंड के बीजेपी के। और ऐसे में क्योंकि एक तरफ जहां कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं, लगातार विधायकगण जो है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, कुछ विधायक गृह मंत्री से भी मुलाकात कर रहे हैं। एक तरफ ये चर्चाएं हैं कि जल्द जो है कैबिनेट विस्तार हो सकता है, क्योंकि अभी 5 कुर्सियां खाली चल रही हैं और ऐसे में कई सारे महत्वपूर्ण विभाग जो है अभी मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं। ऐसे में लंबे समय से जब भी सीएम दिल्ली जाते हैं तो ये जरूर चर्चाएं उठने लगती है कि अब कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से जब मुख्यमंत्री दिल्ली गए तो वहां वो संगठन महामंत्री से भी मिले, वो वहां पर प्रदेश प्रभारी भी थे, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष भी थे, सभी के साथ बैठकर चर्चाएं भी हुई, सांसद गणों से भी मिले। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पर इसको लेकर चर्चा हुई है और कहा यह भी जा रहा है कि जो वर्तमान में मंत्रीगण हैं उनके जो विभाग है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, उसका भी फीडबैक लिया जा रहा है और उस पर भी सोच विचार हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पुराने लोगों को हटाया जा सकता है और नए चेहरों को लाया जाएगा। ऐसे में कई सारे लोगों की लॉटरी लग सकती है विधायकों की। इसके साथ साथ क्योंकि महेंद्र भट्ट अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दोबारा से, तो उनकी जो कार्यकारिणी है उसका गठन भी होना है। इसको लेकर उनकी बैठकें भी हुई हैं कि आखिर किस किस के नाम उसमें है। वो इस सप्ताह में या अगले सप्ताह के अंदर ही कार्यकारिणी की घोषणा भी हो सकती है। यानी कि बीजेपी के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी है और इसके साथ साथ कार्यकारिणी में कौन कौन होगा इसको लेकर भी बैठकें हो चुकी
चुकी है, यानी कि बीजेपी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। शिवांगी, अपने संगठन को जो मजबूत करने की नेता हैं, कोशिश जो की जा रही है। कार्यकर्ता हैं, जिनकी कार्यशैली सही नहीं है, उन पर अब बीजेपी की तलवार भी लटकती हुई नजर आ सकती है। विधायकों पर उनके नाम की छुट्टी भी हो सकती है। देखिए, जिन लोगों का ज्यादा योगदान पार्टी में नहीं होता है या जिन लोगों की शिकायतें मिलती हैं, जो लोग अपने विभागों में ठीक से काम नहीं करते हैं या जो अपने क्षेत्रों में ठीक से काम नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं उन पर तलवार जरूर लटकने वाली है, क्योंकि बीजेपी जो है, उनका संगठन जो है, लगातार इस चीज पर फीडबैक ले रहा है कि आखिर कौन विधायक किस तरीके से अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, किस विधायक की कैसी छवि है, किस तरीके का समीकरण जो है वो बन सकता है। मंत्रीगणों की अगर मैं बात करूं तो जो मंत्रीगण इस वक्त अभी कैबिनेट में प्रेजेंट में है, वो अपने विभागों में किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी छवि है, किस तरीके से उन पर कोई विभाग में कोई आरोप लगा है या उन पर कोई आरोप लगा, इन तमाम चीजों को लेकर भी मंथन हो रहा है। और यही कारण है कि ये कहा जा रहा है कि जो पुराने मंत्रीगण हैं उनको भी हटाया जा सकता है और नए चेहरों को लाया जा सकता है जिनकी छवि अच्छी है या जो उस समीकरण में बैठ रहे हैं। और कार्यकारिणी में भी उन्हीं लोगों को रखा जाएगा जो जिनकी छवि अच्छी है या जो पार्टी में अपना एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शिवांगी, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड की पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीजीपी को पत्र लिखकर करोड़ों की ठगी के मामले में कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में त्रिवेंद्र रावत ने पत्र में आरोपियों पर कठोर कार्रवाई के लिए डीजीपी से कहा। त्रिवेंद्र रावत का 18 जुलाई को लिखा पत्र अब वायरल हो रहा है, जिस पर बवाल मच गया है। कांग्रेस ने कहा है कि त्रिवेंद्र रावत के डीजीपी को लिखे पत्र से साफ है कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत कितनी बदतर हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। करोड़ों की ठगी मामले में क्या कर रहा तंत्र? सरकार को घेरता त्रिवेंद्र का डीजीपी को पत्र। त्रिवेंद्र के वायरल पत्र से सरकार बीजेपी असहज। कांग्रेस बोली प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीजीपी को पत्र लिखकर करोड़ों की ठगी के मामले में कार्रवाई की मांग की है। 18 जुलाई को लिखे पत्र में त्रिवेंद्र रावत ने पुरोला निवासी अंकित रावत और देहरादून की निवासी एक महिला पर देहरादून के रहने वाले कुछ लोगों के साथ 50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले का जिक्र किया है। त्रिवेंद्र रावत ने इस मामले में संबंधित थानों में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने को शर्मनाक और चिंताजनक बताया है। त्रिवेंद्र रावत ने पत्र में आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करके उन्हें इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए डीजीपी से कहा है। त्रिवेंद्र रावत का पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो गया है, जिस पर बवाल मच गया है। इस पत्र के बारे में सांसद त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि जनता ने इतने प्रचंड बहुमत से राज्य में बीजेपी को सत्ता सौंपी है, 5 सांसद भी दिए हैं। ऐसे में तंत्र क्या कर रहा है, इसका जवाब उसे देना ही होगा। त्रिवेंद्र रावत के वायरल पत्र को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि पूर्व सीएम के पत्र से साफ है कि बीजेपी के राज में प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी लचर हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि इस मामले में आरोपी अंकित रावत जैसे ही तमाम दूसरे लोग भी सत्ता के संरक्षण और हनक में प्रदेश की जनता का खून चूस रहे हैं। तो मैंने उस समय डीजीपी को ये पत्र भेजा था। ये बहुत गंभीर विषय है और ये भी लिखा था कि मुझे आप इस पर कार्रवाई से अवगत भी कराएं। लोगों की मेहनत का पैसा इस तरह से जाएगा तो ये अच्छी चीज नहीं, न शासन के लिए अच्छी चीज है, न सरकार के लिए अच्छी चीज है और उससे हमारी पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचता है कि आखिर इतने बहुमत के साथ जनता ने हमको चुनकर भेजा है, 5 सांसद भेजे हैं, 47 विधायक भेजे हैं, एक युवा मुख्यमंत्री दिया है, तो आखिर हम कर क्या रहे हैं? और इसलिए इसका जवाब जो तंत्र है उसको देना ही पड़ेगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो पत्र लिखा है डीजीपी को, उसमें उन्होंने जिस प्रकार से नाराजगी प्रकट की है और जो पता लग रहा है कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण इस अंकित रावत को है और पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे मामले, हिमांशु चमोली का मामला अभी ताजा है, जितेंद्र नेगी ने जिस प्रकार से आत्महत्या करी, हाकम सिंह, संजय धारीवाल, ऐसे तमाम लोग भाजपा ने पैदा कर दिए प्रदेश के अंदर जो इस समय सत्ता की हनक में, सत्ता के संरक्षण में अपने आकाओं के कहने पर प्रदेश की जनता का खून चूस रहे हैं।
त्रिवेंद्र रावत ठगी मामले से पहले अवैध खनन के मुद्दे को लोकसभा में उठाकर प्रदेश सरकार और बीजेपी को असहज कर चुके हैं और अब करोड़ों की ठगी मामले में पुलिस की लचर कार्रवाई पर त्रिवेंद्र के वायरल पत्र ने बीजेपी और सरकार को कांग्रेस के निशाने पर ला दिया है। देखना होगा कि इस मामले में आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है, जिससे विपक्ष के साथ ही सत्ताधारी बीजेपी के सांसद के उठाए सवाल का जवाब भी मिल सके कि आखिर तंत्र क्या कर रहा है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि वीडियो सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी सरकार में खनन माफियों से वसूली हुई थी। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद पूर्व सीएम ने ही किया, जहां हरक सिंह रावत ने 30 करोड़ रुपए वसूले जाने का दावा किया था। वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम ने इसे नकारते हुए कहा कि रकम 30 करोड़ नहीं बल्कि 27 करोड़ थी, जो कि चेक से ली गई थी। खुलासा हुआ है कि पिछली 5 साल की बीजेपी की सरकार में 30 करोड़ नहीं केवल 27 करोड़ रुपए खनन चोरों से वसूला गया। पर यह बात का खुलासा किसी और ने नहीं, पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने किया है। हरक सिंह जी के दावे के बाद कि 30 करोड़ रुपए खनन माफियाओं से लिया गया चंदे के रूप में, उसको नकारते हुए त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा है कि वो 30 करोड़ नहीं, वो केवल 27 करोड़ रुपए था। मतलब उन्होंने हामी भरी कि हाँ, हमने खनन माफियाओं से पैसा वसूला, लेकिन वो 30 करोड़ नहीं 27 करोड़ था। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच एक और जहां तमाम विधायकों की फोटो सीएम दामी समेत गृह मंत्री अमित शाह के साथ वायरल हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत की तमाम सांसदों और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ फोटो वायरल हो रही है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर खबर फैलाई जा रही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। लेकिन बीजेपी विधायक और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस अफवाह को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी देखिए, ये कयास है और इस तरह की अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलती है। ऐसा नहीं है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सूबे के 4 साल तक माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं और एक अनुभवी लीडर्स हैं हमारे और सम्मानित हैं, और अब इस समय केंद्र की राजनीति कर रहे हैं। वो माननीय सांसद हैं हरिद्वार से, और इस तरह से कयासबाजी लगती है कि कहीं पे भी अगर कोई जाए मिले किसी से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, और अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। परंतु इस तरह के कयास से सब अटकलेबाजी लगती जाती है और इस पर विशेषकर ध्यान नहीं देना चाहिए। हरक सिंह रावत को लेकर बीजेपी विधायक ने बड़ा बयान दिया। ऐसे में बीजेपी विधायक ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि हरक सिंह रावत अपने आप को हाईलाइट करने के लिए भाजपा को गाली दे रहे हैं ताकि राहुल गांधी उन्हें सुने और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस में एक से बढ़कर एक धुरंधर है। सिंह रावत जी एक मंझे हुए लीडर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ही उनका एक रोपण किया है, चाहे उत्तर प्रदेश में एज ए विधायक के रूप में, चाहे मंत्री के रूप में रहे हो, फिर दोबारा फिर उनको विधायक बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले, और फिर उनको बहुत ऐसा लगता है कि मैं एकदम से छलांग मार करके कुछ और आगे अच्छा बन जाऊं, तो उन्होंने तत्काल 1994 में तत्काल प्रभाव से उन्होंने मायावती जी का साथ दिया है और बसपा ज्वाइन की, और फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, इस तरह का उनका आना जाना रहता है। देहरादून में प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में यूआरडीए के अधिकारियों के साथ बाधित सड़कों को लेकर समीक्षा बैठक की। ऐसे में मीटिंग में मंत्री ने कहा, बारिश के कारण बंद हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर युद्ध स्तर पर खोलने की कार्रवाई की जाए। क्षतिग्रस्त सड़क मार्गों और पुलों का पुनर्निर्माण कार्य भी तेजी से पूरा किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था शीघ्र सुचारू हो सके।
खबर विकासनगर से, जहां चक्राता विधानसभा क्षेत्र के कालसी ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी ने नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ऐसे में ब्लॉक सभागार कालसी में आयोजित इस कार्यक्रम में चक्राता और कालसी दोनों ब्लॉकों के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम में पार्टी संगठन की जिला अध्यक्ष देहरादून नीता सिंह ने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को गुलदस्ता और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। आज का कार्यक्रम हमारा ये था कि पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने एक जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह रखा था, जिसमें हम सभी को बुलाया, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी जिला पंचायत सदस्य, सभी प्रधानगण और सबको सम्मानित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी जिला देहरादून की ओर से विधानसभा का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे जिले के बहुत ही सम्मानित और ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री नीता सिंह जी उपस्थित थे। लोग नदारद का कहने का मतलब ये कि यदि लोग नहीं आए हैं, विधानसभा चक्राता में 5 मंडल हैं और 5 मंडल में हमारे सूचना जिनको संगठन ने जिम्मेदारी दी होगी, सूचना की होगी, तो उपस्थिति होनी चाहिए थी। हमारे पंचायत चुनाव 2025 में उसमें जो नवनिर्वाचित और जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान, जिला पंचायत, बीडीसी मेंबर जितने भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया, जिसमें जितने भी नवनिर्वाचित हमारे प्रतिनिधि हुए हैं उनको सम्मान स्वरूप पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया, जिसके सापेक्ष चक्राता विधानसभा में भी ये कार्यक्रम हुआ, जिसकी अध्यक्षता हमारे जो जिले के अध्यक्ष श्री नीता सिंह जी द्वारा की गई। और पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता हमारे जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो नारी शक्ति के रूप में विकासखंड कालसी में विराजमान हुई है, सावित्री चौहान। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में राजपुर रोड स्थित सर्किल क्लब में एक बार फिर विवाद सामने आया है। ऐसे में क्लब में हिंदू देवी देवताओं के गानों को डीजे पर बजवाने पर बजरंग दल ने नाराजगी जताई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का इसे लेकर साफ तौर पर कहना है कि ऐसा करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। पूरी जानकारी के बाद पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। बार क्लब है, इसके बारे में एक वीडियो भी एक वायरल हुई और पहले भी पूर्व में भी इसके विरुद्ध हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं कि साफ ही है धार्मिक भावनाओं को उत्पीड़न करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग बार बार गलती कर रहे हैं। आखिर किन लोगों की सहन लोगों को है? अगर किसी बड़े नेता का इसमें हाथ है और पाया भी जा रहा है तो उसका भी पुतला दहन जल्दी होगा, और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जल्द एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बजरंग दल तैयार है। जिस प्रकार अभी कार्यकर्ताओं ने केवल चेताने का कार्य किया है, ये खाली चेतावनी है और बड़ा प्रदर्शन करने के लिए बजरंग दल बाध्य होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तरकाशी जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्र दराली और मुकबा का दौरा किया। साथ ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, राहत और सुरक्षा कार्यों की वस्तुस्थिति का जायजा भी लिया। राज्यपाल ने आपदा प्रबंधन, राहत एवं सुरक्षा कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और कई एजेंसियों से चल रहे राहत और सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी ली। आगे बढ़ते बात अल्मोड़ा की करेंगे, जहां प्रसिद्ध नंदा देवी महोत्सव इस बार और भी ज्यादा भव्य होने वाला है। आयोजन समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारी की जानकारी दी। ऐसे में महोत्सव की शुरुआत 27 अगस्त को मेहंदी प्रतियोगिता से होगी, जबकि 28 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका विधिवत उद्घाटन भी करने वाले हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद अजय टमटा, विधायकगण और नगर निगम के मेयर अजय वर्मा भी मौजूद रहेंगे। आज पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया है। आज उनके साथ हमारी गुफ्तगू है आपस में कि आगामी नंदा देवी मेला कैसे भव्य और आकर्षक बनाया जाए। आज हमारे जो पोस्टर छपे हैं उनका भी विमोचन है और हमारा मेला 28 तारीख से 3 तारीख के बीच में मनाया जा रहा है। ये जब तक चौथा स्तंभ इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है तो मेले को भव्य और आकर्षक रूप नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि पत्रकार बंधु ही लोग पूरे समाज में, पूरे हर जगह पे पत्र के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से या टीवी के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि अल्मोड़ा का नंदा देवी मेला किस ऊंचाइयों पे जा रहा है। नंदा देवी मेला जो कि उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला है और इस मेले के लिए व्यापक तैयारियां चल रही हैं। इस मेले में इस वर्ष हमने जो मेनली फोकस किया है वो नारी शक्ति को किया है। महिला शक्ति को हमने इसलिए फोकस किया क्योंकि महिलाओं से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं, हम बहुत कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं और आज इसी क्रम में हमने मेले की आज से शुभारंभ का जो वो कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। तो इसमें देखिए आज नंदा देवी प्रांगण में
मां नंदा देवी मेला 2025 को लेकर उसके पोस्टर का विमोचन यहाँ पर किया गया है और उसमें यहाँ पर हमारे सभी उपस्थित सम्मानित जनों को बताया गया है कि मेले को किस रूप से भव्य बनाया जा सके और उस कार्यक्रम को सभी के सम्मुख यहाँ पर रखा गया। और बड़ा हर्ष का विषय है कि इस बार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी इस मेले में उद्घाटन कार्यक्रम में उनका रहना अभी बन रहा है। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो उत्तरकाशी में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग भूस्खलन से बंद हो गया है। मार्गों को सुचारू करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार बारिश से मलबा हटाने में दिक्कत भी नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां देखिए उत्तरकाशी में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी भूस्खलन हुआ है। ऐसे में मार्ग को दोबारा से खोलने की तैयारी भी की जा रही है। मशीनों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल ये रास्ता भूस्खलन की वजह से बाधित हो गया है, लोगों को आने जाने में समस्या भी हो रही है। तो लगातार देखिए पूरे उत्तराखंड में इसी तरीके से बारिश जारी है और ये तस्वीरें भी हम आपको उत्तरकाशी की दिखा रहे हैं, जहां गंगोत्री यमुनोत्री राजमार्ग भूस्खलन की वजह से बाधित हुआ है। ऐसे में लोगों की परेशानी भी बढ़ जाती है, लेकिन प्रशासन लगातार रोड को साफ करने की कोशिश में लगा हुआ है, भूस्खलन को वहां से हटाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन जहां पर ये भूस्खलन हुआ है, ऐसे में आगे भी ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है और इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर भी नजर आ रहा है। तो देखिए तस्वीरें साफ तौर पर बयां करते हैं कितना भारी भूस्खलन यहाँ पर हुआ था और लोगों को लगातार आईएमडी हो या प्रशासन हो अलर्ट भी करता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा में रेड क्रॉस समिति ने कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में अहम पहल की। ऐसे में समिति के सदस्यों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा से मुलाकात की, साथ ही शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के लिए आभार जताया और कई नए स्थानों पर कैमरे लगाने की मांग भी की। रेड क्रॉस समिति के पदाधिकारियों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर उनका धन्यवाद किया। सदस्यों ने कहा कि शहर में लगाए गए सीसीटीवी से अपराधों पर रोकथाम में मदद मिलेगी और पुलिस को निगरानी मजबूत करने में बड़ा सहारा भी मिलेगा। देखिए, पहले तो आप लोगों ने हमें यही कहा था कि जो कैमरे लगने हैं शहर को जो कैमरों से कवर किया उसके लिए वो धन्यवाद भी कह रहे थे। और जो कुछ जगह अभी भी छूट गई है जो कैमरों से भी कवर होनी है, तो मैंने इन्हीं से रिक्वेस्ट किया कि वो हमें एक सूची दे दे कि कौन सी एरिया जो है वो छूट गई है जिसको हमें और कवर करना है कैमरों से। तो वो भी अब हम जितनी जल्दी हो उसको कवर कर लेंगे, जैसे भी हो उसको हम कवर कर लेंगे। साथ साथ में एक मिलजुल के जो ब्लड डोनेशन जो रेड क्रॉस वाले करते हैं, तो उसमें पुलिस का भी क्या पॉजिटिव रोल हो सकता है, किस किस ग्रुप का हो सकता है, तो उसके लिए भी वो उनसे हमारी बात हुई है। तो जैसा भी जो भी सहयोग पुलिस के द्वारा हो पाएगा हम सबसे पहले तो हम एसएसपी साहब को धन्यवाद देने के लिए आए थे कि उन्होंने शहर में, हमने काफ़ी टाइम से डिमांड दी थी कि शहर में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए थे, जिसमें से पुलिस विभाग द्वारा 54 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और भी कई जगह छूटी हुई थी। इसी के संदर्भ में हम एसपी साहब से मिले और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि बाकी जगहों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। दूसरा, हमने ब्लड डोनेशन के बारे में उनसे बात की है, तो उन्होंने पूरा सहयोग देने के लिए वादा किया है कि हम पूरा सहयोग देंगे ब्लड डोनेशन में, हर चीज़ में रेड क्रॉस के काम में। हम एसपी साहब से उनको धन्यवाद देने आए थे, क्योंकि हमने अल्मोड़ा में जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाने का उनसे निवेदन किया था और उन्होंने करीब 80% अल्मोड़ा में शहर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। तो इसलिए रेड क्रॉस समिति की तरफ से हम उनका धन्यवाद करने आए थे और कुछ समस्याएं थी जो हमने उनको बताई और उन्होंने कहा मैं इन समस्याओं को जल्दी दूर करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां सीएम भजनलाल शर्मा से बाबा बागेश्वर की मुलाकात हुई, ऐसे में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से बागेश्वर सरकार की मुलाकात हुई और सीएम आवास पर दोनों की ये मुलाकात और तस्वीरें भी आपके सामने। तो ये बड़ी जानकारी हम अब तक साझा कर रहे हैं। जहां देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मुलाकात और ये तस्वीरें भी आ रही हैं, जहां उनका पुष्प देकर सम्मान करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। ऐसे में राजस्थान की तस्वीरें हैं, उनके आवास की तस्वीरें हैं, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी थी। ऐसे में मुख्यमंत्री और उनकी भेंट हुई और ये तस्वीरें आपके सामने। तो आपको बता दें कि सीएम आवास पर ही मुलाकात हुई और चलिए फौरन लौटूंगी कुछ खबरों के साथ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर। नमस्कार।